शाम के 7:30 बज रहे हैं और अब अगले आधे घंटे में हम आपको देश से 3,700 किलोमीटर दूर इराक के बगदाद में बीते 24 घंटे में क्या कुछ बीता है वो बताएंगे। इराक की पूरी एबीसीडी आपको पता चलेगी, क्या हालात इस वक्त इराक में बने हुए हैं। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि इराक में शिया धर्मगुरु अल सदर ने राजनीति से इस्तीफा देने का ऐलान किया। उनके समर्थक बेकाबू हो चुके हैं। हर तरफ हिंसा अराजकता का माहौल देखने को मिल रहा है। आलम यह है कि प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर चुके हैं। सरकारी इमारतों पर धावा बोला जा रहा है। प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़प में अब तक कुल 23 लोगों की मौत हो चुकी है। 300 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इराक में इस वक्त राख ही राख देखने को मिल रही है। और इसके साथ ही हम आपको बताएंगे कि पहले से तबाह हो चुके इराक के ताबूत में आखिरी कील ठोकने का ड्रैगन प्लान क्या है। किस तरह से इराक का सब कुछ छीन लेने की तैयारी में है चीन। वहां के लोगों को अपनी भाषा सिखाकर अपना गुलाम बनाने का चीनी प्लान भी आज हम आपको समझाने वाले हैं। और आखिर में हम आपको बताएंगे कि इराक में गृह युद्ध के हालात का भारत पर क्या असर होगा। भारत का तेल आयात किस तरह से प्रभावित हो सकता है और अगर इराक में हालात नहीं सुधरते हैं तो भारत को क्या कुछ तैयारियां करनी हैं जो अभी से करनी होंगी। तो शुरुआत कर रहे हैं 6 तस्वीरों के साथ। पहली तस्वीर में आपको चौतरफा हिंसा दिखेगी। पूरे बगदाद में प्रदर्शनकारियों का कब्जा दिखेगा। दूसरी तस्वीर से आप हालात समझ सकते हैं, जहां खुलेआम गोलीबारी की तस्वीरें आपको नजर आ रही हैं। और तीसरी तस्वीर से अराजकता का आलम समझिए। चौथी तस्वीर से भी हालात आप समझ सकते हैं। बहुत ही बुरे दौर से इस वक्त इराक गुजर रहा है। ये इराक की तबाही की तस्वीरें एक साथ आप देख सकते हैं। भारत 24 पर इराक में चल रही हिंसक विरोध प्रदर्शन की एक एक तस्वीर आज हम आपको दिखाने वाले हैं। और आखिरी तस्वीर देखिए, ये स्विमिंग पूल है इराक के प्रेसिडेंशियल पैलेस का, मतलब राष्ट्रपति भवन का, जहां पर प्रदर्शनकारियों का कब्जा है। अब इन तस्वीरों को आप गौर से देखिए। कुछ याद आया आपको? दरअसल ये तस्वीरें बीते महीने श्रीलंका की तस्वीरों से बहुत मेल खाती हैं। आपको याद होगा इसी तरह से प्रेसिडेंशियल पैलेस में किस तरह से प्रदर्शनकारी घुस गए थे और वहां पर स्विमिंग पूल में मौज मस्ती की जा रही थी। तो श्रीलंका जैसे हालात आप देख रहे हैं इस वक्त इराक में बने हुए हैं, जहां पर प्रेसिडेंशियल पैलेस में अंदर घुस गए हैं प्रदर्शनकारी, वहां पर कब्जा कर लिया है, मौज मस्ती करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। हिंसक प्रदर्शन के बीच की ये तस्वीरें, मौज मस्ती का ये आलम कि भीड़ घुस जाती है प्रेसिडेंशियल पैलेस में, राष्ट्रपति भवन में, और वहां पर मौज मस्ती का ये आलम। तो इराक में इस हिंसक विरोध प्रदर्शन को हम नाम दे रहे हैं लंका कांड, क्योंकि लंका में, श्रीलंका में जो तस्वीरें देखने को मिली थी बीते महीने, कुछ वैसी ही तस्वीरें अब देखने को मिल रही हैं इराक में। तो इराक में गृह युद्ध की स्थिति है। तस्वीरें हम आपको दिखा ही चुके हैं, जहां एक ताकतवर शिया धर्मगुरु ने राजनीति से संन्यास लेने का ऐलान किया, जिसके बाद विद्रोह छिड़ गया। हिंसा और अराजकता से लैस है आज इराक। और इस बीच राजधानी बगदाद जल रही है। एक एक कड़ी समझने के लिए सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। इराक में बीते 10 महीने से न कोई स्थायी प्रधानमंत्री है, न कोई मंत्रिमंडल है और न ही कोई सरकार। इसलिए इराक में राजनीतिक अराजकता की स्थिति बन गई। इराक की सरकार का गतिरोध उस समय तेज हो गया जब मौलवी मुक्तदा अल सद्र की पार्टी ने पिछले अक्टूबर में सबसे अधिक सीटें जीती, लेकिन बहुमत तक पहुंचने में विफल रही। इस बीच सियासी गतिरोध न टूट पाने से नाराज शिया धर्मगुरु मुक्तदा अल सद्र ने सोमवार को राजनीति छोड़ने का ऐलान कर दिया। धर्मगुरु अल सद्र ने एक ट्वीट में राजनीति से हटने की घोषणा की और अपने पार्टी कार्यालयों को बंद करने का आदेश दिया। इस ऐलान के बाद सेना ने कर्फ्यू लगाया, लेकिन अल सद्र के समर्थक सड़क पर उतर आए। इस दौरान सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़प।
सद्र के हजारों समर्थकों ने राष्ट्रपति भवन पर धावा बोल दिया। सुरक्षा बलों ने रोकने के लिए पहले आंसू गैस के गोले दागे और फायरिंग भी की, लेकिन वो नहीं माने। इस दौरान 23 लोगों की मौत हो गई, जबकि 300 से ज्यादा लोग घायल हो गए। आशंका जताई जा रही है कि धर्मगुरु मुक्तदा अल सद्र के कदम से देश की स्थिति और बिगड़ सकती है, जो पहले से ही खराब है। सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने रिपब्लिकन पैलेस के बाहर सीमेंट के बैरियर को रस्सियों से नीचे गिराया और महल के फाटकों को तोड़ दिया। उनमें से कई महल के सभागार में पहुंच गए। सभागार में प्रदर्शनकारियों की तस्वीरें श्रीलंका में राष्ट्रपति भवन के अंदर की तस्वीरों की याद दिलाती हैं। अमेरिका ने अटैक किया था, 37 कंट्रीज अमेरिका के साथ में थी जो भाग ले रही थी। वो चुप थी, बिल्कुल अपना रोल अंडर प्ले कर रहे थे, पर अपने आर्मामेंट बेच रहे थे। तो आर्मामेंट सप्लाई का, आर्मामेंट की बिक्री के लिए वेस्टर्न पावर चाहती हैं किसी तरीके से इस इलाके में आगजनी फैलती रहे, अराजकता फैलती रहे, गवर्नेंस गिरती रहे, गवर्नमेंट्स गिरती रहें, ताकि उनके आर्मामेंट्स ऑपोजिशंस खरीदती रहे। ये बेसिकली है। हमको सबसे बड़ा नुकसान ये हो रहा है, ऑयल सप्लाई जो हमारा मेजर इराक से आता है, उस पर बड़ा असर पड़ेगा भारत के ऊपर। ये भारत को बहुत चिंताजनक भारत के लिए विषय बन गया है। अब इसका क्या समाधान निकलेगा, ये हमारी आगे की डिप्लोमेसी दिखाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शिया धर्मगुरु मुक्तदा अल सद्र ने हिंसा और हथियारों का इस्तेमाल बंद होने तक भूख हड़ताल की घोषणा कर दी है। वहीं देश में बिगड़ती स्थिति को लेकर इराक के कार्यवाहक प्रधानमंत्री मुस्तफा अल कदीमी ने मांग की कि अल सद्र अपने समर्थकों से सरकारी संस्थानों से हटने का आह्वान करें। उन्होंने कैबिनेट की बैठकें स्थगित करने की भी घोषणा की है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। इराक के बगदाद में हर जगह हिंसा, विरोध, अराजकता का माहौल है और इस पूरी स्थिति के बीच जो नाम सामने आ रहा है वो है मुक्तदा अल सद्र का। तो आगे बढ़ने से पहले आप ये भी जान लीजिए कि आखिर मुक्तदा अल सद्र हैं कौन। तो मुक्तदा अल सद्र इराक के बहुत ही शक्तिशाली शिया धर्मगुरु हैं। असल में सद्दाम हुसैन के पतन के बाद अल सद्र 2003 तक चर्चा में आ चुके थे। अल सद्र ग्रैंड अयातुल्ला सैयद मोहम्मद सादिक अल सद्र के बेटे हैं, जिनकी 1999 में सद्दाम हुसैन ने हत्या कर दी थी। शिया सपोर्ट के साथ वो धीरे धीरे इराक का सबसे चर्चित चेहरा बनते गए। इसके बाद अल सद्र ने इराक में दशकों के संघर्ष और प्रतिबंधों से उबरने के लिए कई आंदोलन किए। अल सद्र ने एक जमाने में अमेरिकी और इराकी सरकारी सुरक्षा बलों के खिलाफ सैन्य आंदोलन भी छेड़ा था। अल सद्र भले ही ईरान के समर्थक न हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो अमेरिका को पसंद करते हैं। 2003 में एक टीवी इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, सद्दाम एक छोटा नाग था, लेकिन अमेरिका एक बड़ा नाग है। अल सद्र ने सोमवार को घोषणा की कि वो हमेशा के लिए राजनीति छोड़ रहे हैं। इराक की राजनीति में पिछले कई सालों से एक बहुत ही शक्तिशाली व्यक्ति रहे अल सद्र ने कहा कि मैंने राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करने का फैसला किया है, इसलिए मैं अपनी निश्चित सेवानिवृत्ति की घोषणा करता हूं। हालांकि उनके इस्तीफे की वजहों का पता अभी तक पता नहीं चल सका है। इसके साथ ही एक और खास बात आपको यह भी बता दें कि साल 2019 के दिसंबर महीने में राजधानी बगदाद स्थित सदर के घर पर ड्रोन से हमला हुआ था। हालांकि इस दौरान अल सद्र की किस्मत अच्छी रही, क्योंकि वो घर में मौजूद नहीं थे। इस हमले में घर क्षतिग्रस्त हुआ, लेकिन कोई हताहत नहीं हुआ। 2020 में कासिम सुलेमानी पर अमेरिका के ड्रोन हमले के बाद अल सद्र ने अमेरिका के साथ सुरक्षा समझौते को तत्काल रद्द करने, अमेरिकी दूतावास को बंद करने और अमेरिकी सैनिकों को इराक से बाहर करने का आह्वान किया। तो कौन है मुक्तदा अल सद्र, आपको जानकारी दे दें और ये भी आपको जानकारी दे दें, जैसा हमने आपको बताया कि शिया धर्म गुरु हैं, बहुत ही शक्तिशाली, और जैसे ही उन्होंने राजनीति से संन्यास लेने का ऐलान किया, उसके बाद के हालात आप देख ही रहे हैं कि बगदाद किस तरह से जल रहा है। और यहाँ भी चीन अपनी चालाकी से बाज नहीं आ रहा है। चीन में सिविल वॉर की स्थिति है, तो ड्रैगन इसका फायदा उठाने की होड़ में लगा हुआ है। चीन ने इराक के साथ एक ऐसा समझौता कर रखा है जिसके चलते इराक सिविल वॉर से बच भी गया,
तो ड्रैगन से नहीं बच पाएगा। चीन की इस चालबाजी को समझने के लिए आप ये रिपोर्ट देखिए। अफ्रीकी देशों पर पकड़ मजबूत करने के बाद अब चीनी ड्रैगन ने तेल के अकूत खजाने से लैस इराक पर अपनी गिद्ध नजरें गड़ाई। चीन का मकसद अब मध्य एशिया में दबदबा बनाने का है। चीन बड़ी चालाकी से निवेश बढ़ाकर कुछ देशों को अपने जाल में फंसाने की कोशिश करता आया है। ड्रैगन की कर्ज वाली नीति से अब पूरी दुनिया भली भांति वाकिफ हो चुकी है। इसीलिए अब चीन तेल के बदले निर्माण डील के तहत इराक को फंसाने की तैयारी में है। चीन की नजर अब इराक के हालफाया तेल क्षेत्र पर है, जो काला सोना उगलता है। ये पूरा इलाका करीब 30 किलोमीटर लंबा है और 10 किलोमीटर चौड़ा है। एक अनुमान है कि इसमें 4.1 अरब बैरल तेल का भंडार छिपा हुआ है। इराक के इस तेल क्षेत्र की सबसे पहले 1976 में खोज हुई थी। चीन इस तेल क्षेत्र से हर दिन 2 लाख बैरल तेल निकालने की तैयारी कर रहा है। इराक के इस खजाने को देखते हुए चीन ने वर्ष 2019 में उसके साथ तेल के बदले निर्माण का एक समझौता किया था। इसके बदले में उसे हर दिन 1 लाख बैरल तेल मिल रहा है। दशकों से चल रहे संघर्ष के कारण इराक को वर्तमान समय में बड़ी तादाद में विदेशी निवेश की आवश्यकता है। ऊर्जा सेक्टर के आधारभूत ढांचे को मजबूत बनाने के लिए खास तौर पर उसे मदद चाहिए। इराक की इस मजबूरी का फायदा उठा रहा है ड्रैगन। विशेषज्ञों द्वारा इराक को चेताया जा रहा है कि आधारभूत ढांचे से जुड़े इन प्रोजेक्ट्स के कारण वो श्रीलंका की तरह ही चीन के कर्ज के जाल में पूरी तरह फंस सकता है। जैसे यहाँ पे इनके ईरान के तेल के भंडार पे काबू करे, अल सदर की वो तरफदारी करेगा, किसी वो चाल चलेगा जहाँ पे उसका मैक्सिमम फायदा हो। वो किसी का सगा नहीं है चीन। इस समय आपको देखने को मिलेगा कि चीन इस स्थिति का पूरा फायदा ही उठाएगा। फायदा ही नहीं उठाएगा, जहाँ जहाँ उसे कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। सूडान वगैरह में तो मैंने ही खुद जाके देखा है किस तरीके से चीन रोड्स और फ्लाईओवर्स ये सब बनाने की बात कर रहे थे। ये मैं 2001-2003 में ही देख चुका हूँ। तो ये अब तो बहुत स्पीड पकड़ेगा। चीन अपना समावेश, अपना पूरा बिजनेस वहाँ चलाएगा, अपनी इंडस्ट्रीज को वहाँ पे बढ़ाएगा और अगर होगा तो लोन देगा और इराक को किसी तरीके से इराक को हुकूमत को अपने कब्जे में लाएगा, जिस तरह श्रीलंका को लाया। चीनी कंपनियां वहां अपने पैर पसारने शुरू भी कर चुकी हैं। इराक के पूर्व प्रधानमंत्री आदिल अब्देल मेहदी जब चीन के दौरे पर गए थे, तब उन्होंने देश में स्कूल बनाने को लेकर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। चीन अब तक इराक में 8,000 स्कूलों का निर्माण कर चुका है। इराक चीन के विशाल बेल्ट एंड रोड परियोजना के कई भागीदारों में से एक है, जिसे ड्रैगन का गरीब देशों को कर्ज का जाल माना जाता है। ड्रैगन की चालबाजी यही नहीं रुकती, वो फुल कंट्रोल स्थापित करने की ये एक रणनीति के तहत इराकी लोगों के साथ बिजनेस कर रहा है। वहां के लोग भी चीन की चाल में फंस रहे हैं और बिजनेस के बहाने चीन बड़ी संख्या में इराकी लोगों को मंडारिन भाषा सिखा रहा है। मंडारिन सिखाकर चीन इराकी लोगों को इराक से काटने की फिराक में चीन इराकियों को अपना गुलाम बना रहा है। इराक से अमेरिकी सेना के वापस जाने के बाद से ही ड्रैगन ने वहां अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू कर दिया था। इराक के साथ अगर चीन जुगलबंदी करने में कामयाब हो जाता है तो इससे खास तौर पर अमेरिका के लिए ही खतरा बढ़ जाएगा। इराक हमेशा से ही अमेरिका का दोस्त रहा है और वो ईरान से लड़ने में भी उसकी सहायता करता आया है, लेकिन इराक के साथ दोस्ती बढ़ाता चीन अमेरिका को बड़ा सेटबैक दे सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो इराक में तो हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। अब हम बात करेंगे भारत पर पड़ने वाले इसके असर की। इराक में बिगड़ते हालात भारत के लिए कुछ चिंता का संकेत दे सकते हैं। भारत के इराक के साथ ऐतिहासिक संबंध रहे हैं। इराक हमेशा से ही भारत के लिए तेल का एक प्रमुख सप्लायर रहा है।
हालांकि 1991 के खाड़ी युद्ध, 2003 के अमेरिकी आक्रमण और 2014 में आईएस के उदय के बाद इसमें काफी कमी भी आई है। लेकिन कहीं ना कहीं आज भी भारत इराक पर निर्भर करता है। भारत के लिए चिंता की एक बात यह भी हो सकती है कि 2019 में भारत सरकार की यात्रा सलाह में संशोधन के बाद भारतीय श्रमिकों ने फिर से इराक में शिफ्ट होना शुरू कर दिया था। ऐसे में अगर वहां के हालात ज्यादा खराब हुए तो उनकी सुरक्षा पर भी सवाल खड़े होने लगेंगे। बीते समय में इराक के साथ भारत के आर्थिक संबंध और व्यापार बढ़े हैं। इसी बढ़ते व्यापार ने भारतीय कंपनियों को एक बार फिर इराकी बाजार में प्रवेश करने के लिए उत्सुक बना दिया, जो 2003 के बाद सुरक्षा जोखिमों के कारण काफी हद तक कम हो गया था। ऐसे में इराक में एक बार फिर से हालात का बिगड़ना भारतीय कंपनियों को फिर से डरा सकता है। इसके साथ ही इसका सबसे ज्यादा असर कच्चे तेल, वस्तुओं और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पर पड़ेगा। साथ ही भारत तेल आयात पर सबसे ज्यादा निर्भर है, जो 2017-18 में 82.9% से बढ़कर 2018-19 में 83.7% हो गया है। और इराक में फिलहाल गृह युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं, लेकिन भारतवासियों के लिए ये बात जानना जरूरी है कि इराक में रह रहे सभी भारतीय सुरक्षित हैं। इराक में इस वक्त करीब 7,000 भारतीय मौजूद हैं और सभी की सुरक्षा को लेकर भारत सरकार की नजर भी बनी हुई है।